अस्सलाम वालेकुम। टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान जंग के स्टॉक मार्केट्स पर असरात वाज़े नजर आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मनफी रुझान के बायस ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। आपको बताते चलें कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखने में आई। ट्रेडिंग के दौरान 9,780 पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,47,715 पॉइंट्स की सतह पर आ गया, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 1 घंटे के लिए आर्जी तौर पर रोक दिया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,57,496 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर एशियन स्टॉक मार्केट्स भी मंदी का शिकार है। जापान की स्टॉक मार्केट इंडेक्स निकाई में तकरीबन 7% कमी रिकॉर्ड की गई। जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स भी तकरीबन 7% तक गिर गया, जबकि हांगकांग के बैंक सिंग इंडेक्स भी 2.5% से जायद कमी रिकॉर्ड की गई। आपको बताते चले कि भारत का टफ्टी इंडेक्स भी 3% तक गिर गया। इसके अलावा खबर एजेंसी के मुताबिक जर्मनी, बरतानिया और यूरोप स्टॉक्स में भी 1% से जायद ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी मजमूई तौर पर 1% की मंदी रिकॉर्ड की गई। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि ईरान जंग के स्टॉक मार्केट पर असरात वाज़े नजर आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मनफी रुझान के बाद ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई है। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि ईरान जंग के स्टॉक मार्केट्स पर असरात वाज़े नजर आने लगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मनफी रुझान के बायस ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही कारोबार के आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी देखने में आई। इसी पर जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा खसूसी कराची से। जी हमें अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ईरान जंग के स्टॉक मार्केट्स पर असरात जो है वो वाज़े नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मनफी के रुझान के बायस ट्रेडिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई है। जो पहला रोज है उसमें आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जो मंदी देखने में आई है, ट्रेडिंग के दौरान 9,780 पॉइंट्स की कमी के साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 1,47,715 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार 1 घंटे के लिए आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। ये भी बता लूं कि गुज़िश्ता रोज कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,57,496 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब मशरिक वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर एशियन स्टॉक मार्केट में भी मंदी का शिकार है। जी अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की क़यादत में पासदाराना इनकलाब ने इसराइल पर नए मिसाइल हमले कर दिए। इसराइली फौज लबनान में दाखिल हो गई। हिज़्बुल्लाह से झड़पों में शिद्दत आ गई। इसराइली फौजी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, जबकि बहरीन में ड्रोन हमले से 32 अफराद जख्मी हो गए। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक मुल्क ने अपने नए रहनुमा मुश्तबा खामनाई की क़यादत में पहली बार इसराइल की जानिब से मिसाइल दाखिल हैं। मिसाइल की तस्वीर भी जारी की गई है, जिस पर लिखा हुआ था लब्बाइक सैयद मुश्तबा। बहरीन की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान के ड्रोन हमले के नतीजे में दारुल हुकूमत के करीब कम अज कम 32 अफराद जख्मी हुए हैं। तमाम जख्मियों का ताल्लुक बहरीन से है। इनमें एक 17 साला लड़की भी शामिल है, जिसके सर और आंखों की शदीद चोटें लगी हैं। सबसे कम उम्र जख्मी 2 माह का बच्चा है। बहरीन की सरकारी एजेंसी के मुताबिक जख्मियों में से 4 अफराद की हालत नाजुक है, जिनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्हें सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। सऊदी अरब में एक रिहायशी इलाके पर प्रोजेक्टाइल गिरने से अफराद हलाक और 12 जख्मी हो गए। सऊदी शहरी दिफा ने तस्दीक किया कि सऊदी अरब के अलखर्ज कमिश्नरी में एक रिहायशी इलाके पर मिलिट्री प्रोजेक्टाइल गिरने से 2 अफराद हलाक और 12 जख्मी हुए हैं। मीटिंग्स एंड कैलिंग कंपनी की एक रिहायशी साइट पर मिलिट्री प्रोजेक्टाइल गिरने से नुकसान हुआ। प्रोजेक्टाइल गिरने से मरने वालों में इंडियन और बांग्लादेशी शहरी शामिल हैं, जबकि मुतादिद बांग्लादेशी जख्मी हुए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गुज़िश्ता हफ्ते से ईरान के हमलों में कम अज़ कम 13 इसराइली हलाक और 1,929 जख्मी हो चुके हैं। इसराइली वज़ारत सेहत के एक बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 157 अफराद जख्मी हुए। इस वक्त 112 अफराद अभी भी अस्पतालों में ज़ेर इलाज है, जिनमें से 9 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। आपको बताते चलें कि वज़ारत सेहत ने इसराइली अवाम से अपील की है कि वो बम शेल्टर्स में एहतियात के साथ जाएं, क्योंकि कुछ अफराद शेल्टर्स की तरफ भागते हुए जख्मी भी होते हैं।
ادھر اسرائیل کے فوجی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال زامیر نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں نافذ ہنگامی حالت بہت طویل عرصے تک برقرار رہ سکتی ہے کیونکہ مشرق وسطی میں جنگ ابھی جاری ہے۔ ویڈیو بیان میں جنرل زامیر نے کہا کہ اسرائیل 2 سال سے ہنگامی حالت میں ہے، ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ یہ مزید طویل مدت تک جاری رہے گی، صبر ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ اسرائیل پر حملے کے لیے بھاری قیمت چکائے گا۔ رات کے دوران ہم نے لبنان کے بیروت میں قدس فورس کے ایرانی افواج کے خلاف کارروائی کی اور انہیں نشانہ بنایا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایرانی برائی کے ہتھیاروں کے لیے مشرق وسطی میں کوئی محفوظ جگہ نہیں، نہ بیروت میں نہ کہیں اور۔ جنرل زامیر نے مزید کہا کہ اس سے پہلے حزب اللہ کے حملوں میں اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے۔ زامیر نے شمالی علاقوں کی جانب ہونے والے فائرنگ اور رات کے دوران پیش آنے والے واقعے کا بھی ذکر کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے فون پر بات چیت کی۔ بین الاقوامی میڈیا کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ایران کی جانب سے متحدہ عرب امارات اور اس کے ہمسائے ممالک پر کیے گئے تازہ حملوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے ساتھ ہی جاری جنگ کے خطے اور عالمی سلامتی پر ممکنہ اثرات پر بھی غور کیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، جن میں سپریم لیڈر علی خامنائی سمیت 1300 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ ایران نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل اور ان ممالک کو ہدف بنایا ہے جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں اور ڈرونز میزائل حملوں کے ذریعے رد عمل ظاہر کیا ہے۔ ایران کے پاسدارانہ انقلاب کے ترجمان نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے بند نہ ہوئے تو ایران اسی طرح جوابی کارروائی کرے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جاری بیان میں ترجمان نے امریکہ اور اسرائیل پر شہری علاقوں اور ایندھن و توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا الزام عائد کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ پاسدارانہ انقلاب نے اب تک اسی نوعیت کی کارروائیوں سے گریز کیا ہے۔ انہوں نے خلیجی ممالک پر زور دیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل پر ان حملوں کو رکوانے کے لیے دباؤ ڈالے، بصورت دیگر خطے میں اسی طرح کی کارروائیاں کی جائیں گی۔ ترجمان کا اپنے بیان میں مزید کہنا تھا کہ اگر آپ تیل کی قیمت $200 فی بیرل سے زیادہ ہو جانا برداشت کر سکتے ہیں تو یہ کھیل جاری رکھیں۔ اب نئے ہرمز سے تیل کی برآمدات متاثر ہونے کے باعث عالمی منڈیاں تیل کی شارٹیج سے ہل کر رہ گئی۔ خبر ایجنسی کے مطابق مشرق وسطی میں جاری جنگ اور امریکہ کے اب نئے ہرمز کھولنے میں ناکامی کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی فی بیرل قیمت $100 سے بڑھ گئی۔ برنٹ خام تیل تقریباً 17% اضافے کے بعد $108 فی بیرل تک پہنچ گیا، جبکہ امریکی خام تیل کی قیمت بھی تقریباً 19% بڑھ کر $108 فی بیرل ہو گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ طویل ہوئی تو تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی جوہری سیکیورٹی سینٹر نے تصدیق کی ہے کہ اصفہان میں امریکی حملوں سے شیوعی عمل کی تنصیب متاثر ہوئی ہے۔ ایک بیان میں ایرانی جوہری سیکیورٹی سینٹر کے حکام کا کہنا تھا کہ ریڈیشن فیسلٹی متاثر ہونے سے تابکاری یا آلودگی کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ خیال رہے کہ مشرق وسطی میں جنگ دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے، جس کے ساتھ ہی اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں میں شدت آ گئی ہے، جبکہ ایران کی جانب سے بھی بھرپور جواب دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفیر احمد فاروق نے 3 ملین پاکستانیوں کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ موجودہ صورتحال میں تحمل اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ موجودہ صورتحال میں آپ مکمل پرسکون رہیں اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ مقامی قوانین کا احترام کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی افواہوں پر یقین نہ کریں اور بذریعہ سوشل میڈیا افواہوں کی ترویج سے گریز کریں۔ کسی بھی صورتحال میں ہدایات کے لیے صرف سعودی حکومت کے مستند ذرائع پر انحصار کریں اور مدد یا رہنمائی کے لیے سفارت خانہ پاکستان کے ان ہنگامی رابطہ نمبرز پر رابطہ قائم کریں جو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان اور سفارت خانہ پاکستان ریاض ان تمام حالات میں آپ کے تحفظ، آسانی اور خیر و عافیت کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں ہمہ وقت متحرک ہیں۔ ہمیں اس صورتحال میں پروازوں کی منسوخی یا تبدیلی کی وجہ سے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے
पैदा होने वाली मुश्किलात का बखूबी एहसास। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और SIU पुलिस ने न्यू कराची के इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बत्ताखोरी में मुलविस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में मोहम्मद अरीब अर्फ मुश्ताक और मुजम्मल शामिल हैं। मोहम्मद अरीब अर्फ मुश्ताक का ताल्लुक बत्ता माफिया के सरगना उसामा जमील और अब्दुल समद काटनियावाड़ी ग्रुप से बताया जाता है। सिंध रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिम अपने साथी मनाज अर्फ मानी और असगर के साथ मिलकर दुकानदारों और दीगर कारोबारी अफराद से बत्ता वसूल करने में मुलविस रहा है। इसके दौरान साथी मनाज और असफर इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल में जा चुके हैं। आपको बताते चलें कि तर्जुमान का कहना है कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद मुल्जिम मोहम्मद अरीब अर्फ मुश्ताक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रुपोश रहा, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम मुजम्मिल बत्ता माफिया के सरगना बहादुर PMT का करीबी साथी है और वो अपने दीगर साथियों के हमरा मुख्तलिफ कार्रवाइयों और अफराद से बत्ता वसूली में मुलविस रहा है। हकाम के मुताबिक मुल्जिमान और इनके साथी बत्ते की वसूल शुदा रकम हवाला मंडी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल करने में भी मुलविस है। इसी पर जानेंगे अहमद अली, नुमाइंदा खुसूसी कराची से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मुश्तरका कार्रवाई की गई है। कराची का इलाका है न्यू कराची, वहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस ने जिसमें 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मोहम्मद अरीब और मुश्ताक और मुजम्मिल शामिल हैं। मोहम्मद अरीब और मुश्ताक का ताल्लुक जो है भत्ता माफिया के बदनाम ज़माना सरगना उसामा जमील और अब्दुल समद काटियावाड़ी ग्रुप से बताया जाता है। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिम ने साथी महनाज उर्फ मानी और असगर के साथ मिलकर मुतादिद दुकानदारों और दीगर कारोबारी अफराद से भत्ता वसूल करने में मुलविस रहे। ये लोग इसके अलावा दोनों साथी जो हैं इससे कबल भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। तर्जुमान का ये भी कहना था कि अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद अरीब और मुश्ताक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रुपोश रहा, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम जो है मुजम्मिल भत्ता माफी के सरगना बहादुर PMT का करीबी साथी बताया जाता है। ये अफराद कारोबारी अफराद से जो भत्ता वसूली में मुलविस है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो है मुल्कों में मुंतकिल करते थे जो भत्ताखोरी में रकम वसूल की जाती थी। जी अहमद अली, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। शहर लाहौर में गर्मी का आगाज, सूरज ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। आइंदा 1-2 रोज में बारिशों का इम्कान है। मौसम के हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शजरुद्दीन से। जी शजर, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो सुबह सवेरे ही शहर लाहौर का मौसम जो है इंतहाई दिलकश और खुशगवार होता है, लेकिन अचानक मौसम में जो है तब्दीली उस वक्त आती है जब सूरज जो है भरपूर अंदाज में अपनी आंखें दिखाना शुरू हो जाता है और गर्मी की शिद्दत में शहर लाहौर में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। और महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि आइंदा 1-2 रोज़ तक शहर लाहौर का मौसम ऐसे ही गर्म और खुश्क रहेगा और सूरज जो है वो ऐसे ही आंखें दिखाता रहेगा। दूसरा अशरा भी जारी है शहर लाहौर में माह रमज़ान का, बल्कि पूरी दुनिया में जारी है माह रमज़ान का दूसरा अशरा। और लाहौर में ख़ास तौर पे जो हैं रोज़ेदार जो हैं वो गर्मी की शिद्दत इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। तो महकमा मौसमियात ने उनके लिए कहा है कि परेशान ना हो। आइंदा 1-2 रोज़ में शहर लाहौर में मगरब से आने वाला सिस्टम जो है बारिशें बरसाने का दाखिल होगा, जिसके बाद जो है फिर दोबारा से जो है रोज़े उनके जो हैं वो ठंडे गुजरेंगे। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर लाहौर का दर्जा हरारत जो है 19 सेंटीग्रेड और हवा में जो तनासब बताया जा रहा है वो हवा का वो 84% बताया जा रहा है। दूसरी जानब तिब्बी माहिरीन का भी अपने शहरियों को यही कहना है, रोज़ेदारों को यही कहना है कि एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े, क्योंकि गर्मी का सिलसिला भी जो है वो शहर लाहौर में बढ़ता जा रहा है। रोज़ेदार जो है सर को ढांप कर रखें और मास्क का ख़ास तौर पे इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि स्मोक का सिलसिला भी शहर लाहौर में जो है वो अभी तक जारी है। जी बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। 1926 को कोट अदू की बस्ती तंबूवाली में पैदा होने वाले उस्ताद पठान खान का असल नाम गुलाम मोहम्मद था। वो बुनियादी तौर पर लोक गुलकार थे। इन्होंने नीम क्लास की रंग में काफियाँ और गज़लें गाईं जो दुनिया भर में मकबूल हुई। इन्हें गज़ल, काफ़ी, लोक गीतों पर बेहद कमाल हासिल था। इन्होंने कई दहाइयों तक अपनी आवाज़ का जादू जुगाया।
ख्वाजा गुलाम फरीद, बाबा बुल्ले शाह, मेहर अली शाह समेत कई शायरों के आरिफाना कलाम को गाया, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें 1979 में सदारती अवार्ड से भी नवाजा था। इसके अलावा भी 79 मुख्तलिफ अवार्ड्स इन्होंने हासिल किए। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी उस्ताद पठान खान की दिल में उतरने वाली आवाज़ के मुतारिफ थे। मेरा दिल तू, ईमान तू, मेरा जिस्म तू, मेरा रूह तू, मेरा कल्ब तू, जिद जान तू, मेरा जल कोई हो मेरा ना जल आगे चलें और आपको बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में वाशिंगटन की राय भी होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि खामनाई के बाद नया रहबर ज़्यादा देर नहीं रहेगा। हर साल 10 साल बाद ईरान मामले पर वापस नहीं आना चाहते। सदर ट्रंप ने कहा कि पुरानी हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले शख्स को कबूल कर लेंगे। ईरानी अफसुर्दा यूरेनियम ज़खायर पर कब्जे के लिए फ़ौज भेज सकते हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। सब कुछ मुमकिन है। वाज़ेह रहे कि ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद अली खामनाई के दूसरे बेटे 56 साला मुश्तबा खामनाई को मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। ईरान पर जंग मुसल्लत करने के खिलाफ अमेरिका में लोग सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया में ईरानी जंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने ईरान पर बमबारी रोकने के प्ले कार्ड उठा रखे थे। ईरान के खिलाफ जंग बंद करने के नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन ने ईरानी अवाम को अपना मुस्तकबिल खुद तय करने का हक देने का मुतालिबा कर दिया। अब आपको बताएं कि लाहौर समेत सूबे भर में वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दे दी। 11 रुकनी कमेटी की सरबराही सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब करेंगी, जबकि सेक्रेटरी फाइनेंस कमेटी के सेक्रेटरी होंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इकनॉमिक मैपिंग के जरिए पॉलिटिशनल की निशानदही करेगी। आपको बताते चलें कि इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी इजला में इंडस्ट्री क्लस्टर बनाने के लिए सेक्टर्स की तरजीहात का तयन करेगी। इसी पर जानेंगे आसिफ इकबाल चौधरी, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर जी। आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर समेत सूबे भर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब इकॉनमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी तश्कील दे दी है। 11 रुकनी कमेटी की सरबराही सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब करेंगी, जबकि सेक्रेटरी फाइनेंस कमेटी के जो है वो सेक्रेटरी होंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल और इकोनॉमिक मैपिंग के जरिए पोटेंशियल की निशानदाही करेगी और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी अजला में इंडस्ट्री क्लस्टर जो है वो बनाने के लिए जो सेक्टर हैं वो तरजीहात का भी तामीन की। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की कमेटी जो है वो काबिल अमल अशारे और कलील मुद्दती और वसील मुद्दती टाइम लाइन भी मुकर्रर करेगी, जबकि कमेटी प्राइवेट सेक्टर के स्टेक होल्डर से मशावरात के बाद भी अपडेट करने का। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाली पाकिस्तानी हॉकी टीम वापस वतन पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान हॉकी टीम का शानदार इस्तकबाल किया गया। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, हार पहनाए गए। वाज़ेह है कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने मिस्र में वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। पाकिस्तान टीम ने 8 साल बाद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। हॉकी वर्ल्ड कप 14 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड में शुरू होगा, जिसमें 16 साल टीमें शिरकत करेंगी। वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान हॉकी टीम प्रो लीग के 2 इवेंट खेले गए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक के म्याना की ज़ेर सदारत इजलास, सिविल लाइन्स और सिटी डिवीजन में सिक्योरिटी सूरत हाल,
जराइम की रोकथाम और इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताते चलें कि गैर मुल्की शहरियों की सिक्योरिटी मजीद मौसर बनाने की हिदायत करते सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक केमियाना ने कहा कि योम अली अलैहिस्सलाम के मजालिस और जुलूस, योम अल कद्दूस रैली और ईद उल फितर के मौका पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाई जाएं। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पुलिस अफसरान अलर्ट रहें। हसास और हॉट स्पॉट इलाकों में मौसर कौमी कोऑपरेशन जारी रखे जाएं। खवातीन को हरासा करने के वाक़यात पर जीरो टॉलरेंस है। बिलाल सदीक केमियाना ने मजीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक खवातीन और बच्चों की शिकायत के फौरी अजाले और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। थाने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और रिलीफ की इलामत होने चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।